कहाँ तक हुआ है? और द्वितीय दृष्टिकोण ना, इसमें देखिए कौन कौन है, पहले लिख लेते हैं उसके बाद बताते हैं। देखिए इसको समझिए, पहला सब समझ गए थे ना? प्रथम दृष्टिकोण से कौन कौन था? रेंगती, चलती, डायरेक्ट दौड़ती पर मत आ जाइए। रेंगती, चलती, दौड़ती, कूदती और अतिस्फीति, ठीक ना? लेकिन यहाँ पर द्वितीय दृष्टिकोण से कई प्रकार का होता है, जिसमें यहाँ आपका क्या होगा? वस्तु आधारित, चलन आधारित, साख आधारित, लागत आधारित, उसके बाद आपका है मांग आधारित मुद्रास्फीति, आंशिक एवं पूर्ण मुद्रास्फीति, हिनार्थ प्रबंधन और अवमूल्यन आधारित मुद्रास्फीति। कोई टफ नहीं, बहुत आसान है। देखिए समझिए इसको पहला यह क्या है? वस्तु आधारित मुद्रास्फीति, ठीक ना? वस्तु आधारित मुद्रास्फीति में पहला वस्तु आधारित मुद्रा स्फीति, ठीक ना?
ये क्या होता है? सबसे पहले शुरू वाली जो परिभाषा बताए थे जानते हैं ना? शुरू परिभाषा क्या था मुद्रास्फीति का? परिभाषा सीधा सीधी बताए थे। मुद्रास्फीति अर्थव्यवस्था की वैसी स्थिति है जिसमें मुद्रा की मात्रा बढ़ जाती है। मुद्रा की मात्रा बढ़ती तो क्या होगा? वस्तुओं की मांग बढ़ जाती है। जब वस्तु का मांग बढ़ेगा तो आपूर्ति में कमी हो जाएगा। जब आपूर्ति में कमी होगा तो वस्तु के कीमत बढ़ जाएगा। जब वस्तु का कीमत बढ़ेगा तो मुद्रा के मूल्य में कमी होगा कि नहीं? वो कंसेप्ट याद रखिएगा। देखिए यहाँ पर क्या होता है, यहाँ बोलता है क्या? वस्तु आधारित मुद्रास्फीति। मतलब यहाँ पर कहने का मतलब है जितना 5 चीज बताए उन 5 चीज में यहाँ किसका कमी होगा? वस्तु का। यानी अर्थव्यवस्था में जब वस्तु कम हो जाएगा तो क्या होगा? महंगाई बढ़ेगा। महंगाई बढ़ेगा यानी मुद्रास्फीति बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? जब मांग ज्यादा हो जाएगा तो वस्तु कम हो जाएगा। वस्तु जब कम हो जाएगा तो दाम बढ़ेगा। जब दाम बढ़ेगा तो मुद्रास्फीति की स्थिति उत्पन्न हो जाएगा। उसी मुद्रास्फीति को क्या बोलते हैं? वस्तु आधारित। मतलब अर्थव्यवस्था में मांग के अनुसार वस्तु की कमी हो जाता है। वस्तु कम हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? महंगाई बढ़ेगा, मुद्रास्फीति उत्पन्न हो जाता है। उसको क्या बोलते हैं? वस्तु आधारित। कोई दिक्कत नहीं ना? दूसरा यहां पर आपका है दूसरा आपका चलन आधारित। ठीक है। दूसरा आपका है चलन आधारित मुद्रा स्फीति। चलन आधारित। अब देखिए यहां पर क्या है? चलन आधारित सीधा सीधी है कि नोट कौन छापता है? आरबीआई छापता है ना। नोट कौन छापता है? आरबीआई छापता है। ठीक ना। अर्थव्यवस्था कब उत्पन्न होता है स्थिति? जब नोट ज्यादा हो जाता है। नोट ज्यादा होता है, रुपया ज्यादा होता है ना। पहला कंडीशन वही ना है कि अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति वैसी स्थिति जिसमें मुद्रा की मात्रा बढ़ जाती है। ठीक ना। अब यहां पर क्या होगा? आरबीआई तो नोट छापता है, जैसे बार बार सबका डिमांड रहता है मोदी 15 लाख अकाउंट में कब भेज देगा? होता है कि नहीं? किस दिन सपना में आएगा कि हकीकत में आएगा? होता है कि नहीं? अब यहां पर वही स्थिति उत्पन्न हो जाता है। नोट कौन छापता है? आरबीआई। ठीक ना। आरबीआई पहले अनुपात के आधार पर मुद्रा छापता था। मतलब जितना उसके पास पूंजी था ना उसके आधार पे वो नोट छापता था। लेकिन 1956 में प्रावधान कर दिया, मतलब जितना उसका सब सोना वोना जितना पूंजी होता था ना उतना ही नोट छापने के अनुपात रेशियो में छापता था। लेकिन अब जो है 1956 में प्रावधान कर दिया गया न्यूनतम अनुपातिक प्रतिनिधि के न्यूनतम आधार पर ये मुद्रा को छापता है। ठीक ना। मतलब उसका कुछ निश्चित पूंजी होना चाहिए, उसके बाद नोट जितना चाहे छाप ले। स्वतंत्र है। ठीक ना। आरबीआई स्वतंत्र है। जितना नोट उसको आज जरूरत होगा कि हमको इतना नोट लाना है तो हम जितना चाहे छाप लें, कोई रोक टोक नहीं। पहले था बाउंडेशन था 1956 से पहले, अब कोई बाउंडेशन नहीं है। तो क्या जो मांग कर रहा है आरबीआई तो सरकार जो बोलेगा करेगा कि नहीं? डिमांड कर रहा है जनता की 15 लाख दे दो, मोदी 15 लाख दे दो, तो क्या आरबीआई नोट छाप के 15 लाख दे नहीं सकता था? आराम से दे सकता था। क्या था? बैंक बैठा था तो सबके खाता में 15-15 लाख भेज देता। लेकिन प्रभाव क्या होगा? मुद्रा की मात्रा बढ़ जाएगा। बढ़ेगा कि नहीं? मुद्रा की मात्रा अचानक जो होता है शुरू कर देगा तो फिर वस्तु आएगा कहां से? सब पैसा आ जाएगा, सब निकम्मा हो जाएगा, सब बैठ के आराम से खाने का खोजेगा, उत्पादन कोई नहीं करेगा तो कुछ उसका अर्थव्यवस्था के में वस्तु का कमी होगा कि ज्यादा होगा? कमी है। क्योंकि कोई उत्पादन करना नहीं चाहता। पहले बताए थे खाना सब चाहता है लेकिन कृषि का उत्पादन करना कोई नहीं चाहता है। तभी तो महंगाई हो रहा है। आज जो सभी लोग कृषि का उत्पादन करने लगेगा तो जो चावल 50 रुपए मिलता है तुरंत कल 5 रुपए मिलना शुरू हो जाएगा।
आप जो उत्पादन कीजिएगा वो लेने वाला कोई नहीं रहता है। टमाटर के हाल देखते होंगे, जिस दिन सीजन रहता है तो सारे टमाटर इतना उत्पादन हो जाता है, कोई लेने वाला किसान खेत से नहीं लाता है, जानता है कि जितना खेत से लाएंगे तोड़ेंगे बाजार नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि उत्पादन ज्यादा हो गया, खरीदार कम है, ठीक ना। तो यहां पर जो है चलन आधारित मुद्रास्फीति यानी आरबीआई नोट कभी कभी इतना छाप देता है ना, उसको लगता है कि हमको अर्थव्यवस्था में और नोट चाहिए और पैसा चाहिए, वो छापते जाता है। जब छापते जाता है तो अर्थव्यवस्था में क्या बढ़ जाता है? मुद्रा की मात्रा बढ़ जाता है। जब मुद्रा की मात्रा बढ़ता है तो लोग क्या करेगा? खरीदारी करेगा, और जब खरीदारी करेगा तो वस्तु कम होगा, क्योंकि उत्पादन तो उतना हो नहीं रहा है। तो ऐसी स्थिति में जो मुद्रास्फीति बढ़ेगा उसको क्या बोलते हैं? चलन आधारित। मतलब इतना मुद्रा चल गया मार्केट में, इससे जो होता है अर्थव्यवस्था में मांग बढ़ गया, और जब मांग बढ़ गया तो अर्थव्यवस्था में वस्तु की कमी हो गया, और जब कमी हो गया तो महंगाई बढ़ेगा कि नहीं? जब महंगाई बढ़ेगा तो उसी को क्या बोलते हैं? चलन आधारित। कोई दिक्कत? आगे तीसरा है आपका साख आधारित। तीसरा है आपका साख आधारित। साख आधारित मुद्रा स्फीति, ठीक ना। साख आधारित मुद्रास्फीति। अब देखिए साख, सबसे पहला क्वेश्चन यही आता है, आगे भी बताएंगे कि साख का सृजन कौन करता है। तो साख का सृजन कौन करता है? याद रखिएगा, आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया साख का सृजन करता है। मतलब साख मतलब आपके पास पैसा कितना है, ठीक ना, कि कितना आपके पास किस प्रकार के आप नीति वगैरह अपना बना रहे हैं। तो साख सृजन के लिए नीति जारी हो जाए बनाता है, ये क्या बोलते हैं उसको? मौद्रिक नीति। नाम सुने हैं? मौद्रिक नीति कौन जारी करता है? आरबीआई, ठीक ना, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसी मौद्रिक नीति में ये साख का सृजन करता है। अब साख में जो होता है सृजन करता है कि कितना हमको ब्याज दर बढ़ाना है, कितना ब्याज दर हमको घटाना है, ठीक ना। तो ये काम किस नीति के तहत करता है? मौद्रिक नीति के तहत। कौन करता है? आरबीआई करता है, ठीक ना। अब ये साख नीति के तहत, मौद्रिक नीति के तहत साख सृजन के लिए क्या क्या करता है? तो मुख्य रूप से यहां पर जो है ना आपका जो आ जाएगा इसमें बैंक, नाम सुने? बैंक दर, बैंक दर, ठीक ना, बैंक रेट। दूसरा रेपो दर, रेपो दर। तीसरा आपका रिवर्स रेपो दर। उसके बाद CRR, ठीक ना। उसके बाद कैश रिजर्व रेशियो। उसके बाद आपका SLR, सावधि तरलता अनुपात, ठीक ना। नगद अनुपात, सावधि तरलता अनुपात। अब देखिए इसे मुद्रा कितना लिखे? यहां पर 5 को लिखे हैं। बैंक दर दूसरा, रेपो दर तीसरा, रिवर्स रेपो दर चौथा, CRR पांचवा, SLR, ठीक ना। ऐसा एग्जाम में पूछता है, आगे भी बताएंगे, 2-3 जगह आएगा ये। पहला यहां पर क्या है? बैंक दर। बैंक दर क्या होता है? बैंक दर याद रखिएगा सीधा सीधी, बैंकों को जैसे आप लोग का यहाँ पर है, आए हैं तो यहाँ पर रह रहे हैं, पढ़ रहे हैं, खर्चा पानी कर रहे हैं ना, कौन दे रहा है पैसा? बाकी तो कोई नहीं देगा, ठीक ना। माँ पापा पैसा जब यहाँ पर दे रहे हैं तो आपका क्या चल रहा है? आपका खर्चा पानी चल रहा है, आपका पढ़ाई चल रहा है, ठीक ना। क्यों दे रहे हैं माँ पापा? क्योंकि वो आपके गार्जियन है ना, गार्जियन, तभी ना दे रहे हैं, ठीक ना। अब यहां पर बैंक आरबीआई, ठीक ना। तो जब उसके आरबीआई केंद्रीय बैंक होता है, पूरा आरबीआई बताएंगे, आरबीआई जो एक केंद्रीय बैंक है, बाकी जितना बैंक होता है ना आसपास जितना SBI ये सब ये व्यवसायिक बैंक है।
ये केंद्रीय बैंक है, वो सब व्यवसायिक बैंक है। ये मालिक, ये बाप है, वो सब बेटा लोग है, बच्चा लोग है अपना, ठीक ना। तो यहाँ पर जो है आरबीआई, जो व्यवसायिक बैंक होते हैं, उन बैंकों को चलाने के लिए कि आप अपना काम कीजिए, आप अपना बैंक चलाइए, उसके लिए हम आपको क्या देंगे, ऋण देंगे, आपको हम ऋण देंगे, ठीक ना। अब जो ऋण देंगे, अब ऋण दे रहा है, कितनों ही आपको अभी खर्चा पानी अपना पेरेंट्स के द्वारा मिल रहा है, गार्जियन के द्वारा मिल रहा है, अभी तो कोई डिमांड नहीं कर रहे हैं, लेकिन जैसे नौकरी वोकरी लग जाएगा तुरंत बोलेंगे बेटा बाप लोग, माँ बाप का बूढ़ा हो गया, थोड़ा सा खर्चा पानी देना शुरू करो। तो ये भी जो है ना आरबीआई भी जो होता है, इन लोग को ऋण देता है बैंक को चलाने के लिए। और इन बैंकों को चलाने के लिए जिस दर पर आप कर्ज लेने जाइएगा तो कोई ब्याज दर रहता है ना, कि 10% देंगे, 5% पर ब्याज लेंगे हम, उसी को माने आरबीआई व्यवसायिक बैंकों को जो बैंक चलाने के लिए जिस दर पर ऋण देता है उसको क्या बोलते हैं, बैंक दर। ये दीर्घकालीन होता है, ये लॉन्ग पीरियड के लिए होता है कि व्यवसायिक बैंक अपना बैंक चलाने के लिए पैसा मांगता है, लेता है किससे, आरबीआई से। आरबीआई उसको देता भी है क्योंकि गार्जियन है बैंकों का, बैंक है, केंद्रीय बैंक है, ठीक ना। आरबीआई व्यवसायिक बैंकों को देता है, कोई दिक्कत। आगे है, अब देखिए मौद्रिक नीति जारी किया, हर 2 महीने में जारी होता है मौद्रिक नीति। तो यहां पर ये कब इति हुआ है, फरवरी, ये फरवरी 2024 में। इसके तहत ये दर कितना है अभी, 6.75%। ये दर कितना है, 6.75%। अब होता है रेपो दर। रेपो दर जो है ना, देखिए यहां पर ये बैंक दर समझ गए ना, चलाने के लिए गार्जियन के रूप में इसको पैसा देता है, व्यवसायिक बैंक को कौन देता है। अब क्या होता है, कभी कभी होता है कि 5,000 मिल रहा है घर से महीना में खर्चा करने के लिए, कभी कभी तो आवश्यकता ज्यादा पड़ जाता है ना, कभी कभी पैसा घटता है कि नहीं। जब घटता तो कहां फोन करते हैं, सीधा गार्जियन के पास कि पैसा इस बार मेरे पास कम हो गया है, इस बार एग्जाम वगैरह देने जाना है, हमको पैसा और चाहिए। तो हमको और पैसा मिलता है कि नहीं, मिल जाता है, जो भी कंडीशन है, लेकिन पैसा आपको मिल जाता है। जब आपको मिलता है तो उसी को जिस प्रकार की ये केंद्रीय बैंक, व्यवसायिक बैंक हो गया, ये तो दे रहा है, लेकिन जब व्यवसायिक बैंक को और पैसा की आवश्यकता पड़ गया, कब आवश्यकता पड़ता है, उस समय आवश्यकता पड़ता है। मान के चलिए व्यवसायिक बैंकों को मार्केट में क्या करता है, बैंक का सबसे पहले ये समझिए बैंक बिजनेस कैसे करता है। बैंक बिजनेस ये करता है ना कि जो व्यवसायिक बैंक होता है, जिससे आप पैसा जमा करते हैं, पैसा जो है एक आपका करेंट अकाउंट रहता है, सेविंग अकाउंट रहता है, एक आप फिक्स डिपॉजिट करते हैं, एक चालू खाता रहता है, एक फिक्स रहता है, एक चालू खाता रहता है। तो बैंक क्या करता है कि आपका जो पैसा लेता है ना, उसका ब्याज दर कम देता है, ब्याज दर कम रहता है, ठीक ना। वो आपसे पैसा लिया, ब्याज दर कम दिया, लेकिन वो जब ऋण देता है ना, जैसे लोन देता है ना, वो जब ऋण देगा ब्याज दर ज्यादा रहेगा, वो ज्यादा ब्याज दर रहता है, ज्यादा ब्याज दर रहता है। यही जो ब्याज दर कम लेता पैसा वो कम देता है, लेकिन जब वो ऋण देगा तो वो ज्यादा लेगा। इसी दोनों के अंतर में उसका जो अंतर होता है उसी को क्या होता है, प्रॉफिट होता है। अब जो व्यवसायिक बैंक है क्या कर रहा है, बिजनेस कर रहा है, उसको मार्केट में ऋण बहुत ज्यादा दे दिया और ज्यादा देना है। जब उसको ज्यादा ऋण फैलाना है तो पैसा की जरूरत पड़ेगा कि नहीं। यदि आपको एक जगह पढ़ रहे हैं, आपको पता चला 2-4 जगह पढ़ना पड़ जाएगा, तो पैसा ज्यादा लगेगा कि नहीं लगेगा आपको फैलाने के लिए। तभी ना मांगते हैं गार्जियन से कि हमको पैसा और ज्यादा की आवश्यकता है, क्योंकि मेरा खर्चा भी बढ़ गया है। तो व्यवसायिक बैंक भी जब इन लोग बिजनेस करता है, तो दूसरे जब क्षेत्र में जब इन लोग लोन देता है, ऋण वगैरह देखे होंगे, एडवर्टाइज चलता है, हाउस लोन ले लो, कार लोन ले लो, अभी आपको कोई नहीं पूछेगा, लेकिन जैसे नौकरी हो जाएगा ना, तुरंत बैंक वाले पीछे पड़ जाएगा, एलआईसी वाला पीछे पड़ जाएगा सर कि अब ये लोन ले लीजिए, वो लोन ले लीजिए। लेकिन अभी मांगने जाइएगा तो बाहर से गेट में भी अंदर नहीं करने देगा कि जाइए मैनेजर केबिन में घुसिए, तो केबिन से भी बाहर कर दे। लेकिन नौकरी हो जाएगा ना
तो वही लोग घर से बुला बुला के आदमी भेजेगा कि जाओ उसको बुला के लेते हैं, उसको हम लोन देंगे, हाउस लोन देंगे, कार लोन देंगे, विवाह लोन देंगे, सब लोन मिलता है, ठीक ना। तो यहाँ पर क्या होगा, मतलब यहाँ पर समझे, ये तो डायरेक्ट आरबीआई व्यवसायिक बैंकों को चलाने के लिए देता है, लेकिन जब व्यवसायिक बैंकों के पास पैसा कम हो जाता है, क्योंकि लोन देना उसको ज्यादा है, पैसा घट गया, तो किसको मांगेगा, गार्जियन को। जिस तरह आप लोग गार्जियन के मांगे, उसी तरह गार्जियन कौन है, आरबीआई को मांगेगा, ठीक ना। तो जब ये मांगेगा आरबीआई से, तो फिर आरबीआई देगा। आपको तो ऋण नहीं लेगा, लेकिन ये तो लेगा नहीं। ये जो ऋण लेगा उसको क्या बोलते हैं, रेपो, माने ऋण देगा, फिर मांगा व्यवसायिक बैंक आरबीआई तो ऋण देगा, लेकिन उसका ब्याज दर अलग रहेगा, ठीक ना, ब्याज दर उसका अलग रहेगा। तो इसका ब्याज दर कितना है अभी वर्तमान में, 6.50%, ठीक ना, अभी इसका है। अब देखिए यहां पर कंडीशन क्या है, पहले बैंक दर से बैंक चलता था, ठीक ना, लेकिन फिर से आवश्यकता पड़ा। क्यों आवश्यकता पड़ा, क्योंकि मार्केट में, बाजार में पैसा ज्यादा देना है। मार्केट में जब पैसा ज्यादा देना है और पैसा मार्केट में जब आ जाता है, तो अभी बताए थे ना, कौन आधारित मुद्रास्फीति था, चलन आधारित, अभी बताए थे। ऐसा थोड़ी कि मुद्रा जो होता है वो तो डायरेक्ट नीति करती है, लेकिन इससे भी मुद्रास्फीति बढ़ता है। बैंक जो होता है इतना पैसा दे देगा, बोलेगा भी, बैंक बैठे हुए सब लोग बेरोजगार लोगों को बोले आओ हम ऋण देते हैं, आओ हम ऋण देते हैं। बहुत सारा ऐसा बेरोजगार होता है कि बिजनेस तो कर लेगा, बहुत लोग सोचेगा ऋण तो मिल गया, चलो खाते में बैठ के जितना दिन चलेगा, फिर दूसरा बैंक को होता है कि नहीं। बहुत सारा लोग बैठ के ऐसा ही खा जाता है। जो पैसा बिजनेस के लिए, दुकान दौरी के लिए मिलता है ना, दुकान वगैरह नहीं करता है, मकान वगैरह बनाने के लिए मिलता है, मकान वगैरह नहीं बनाता है, गाड़ी लेने रहता है, पता चलता है जाके साइकिल ले लेता है। तो इस डॉक्यूमेंट वगैरह सब जमा कर लेता है, ठीक ना, फिर भी नहीं बनाता है। हाँ, सब चीज रखता है, तो कब्जे करेगा बाद में नहीं, लेकिन उस समय तो खर्चा वो तो कर ही दिया। मेरे ये कोचिंग का डायरेक्टर लिए घर बनाने के लिए सब पैसा खर्चा कर दिए, इधर उधर घर नहीं बनाए, अभी बैंक उसको बार बार तबाह कर रहा, परेशान कर रहा है। आखिर मार्केट में तो पैसा खत्म हो गया ना, अब कुछ दूसरा जगह से उठाएंगे। लेकिन हमको कहना है इसमें कि पैसा जब मार्केट में आता है ना, तो मार्केट में जब होता है वो पैसा बढ़ जाता है, छिट जाता है, तो मार्केट में क्या होगा, पैसा हो जाएगा, पैसा की मात्रा ज्यादा हो जाएगा। जब पैसा की मात्रा ज्यादा होगा तो स्थिति उत्पन्न होगा ना, मुद्रास्फीति। मान के चलिए कि कोई आदमी लोन लिया, ऋण लेके उसको उत्पादन कार्य में नहीं लगाया, डायरेक्ट किस पर लगा दिया, उपभोग में लगा दिया। अब सब लोग ऐसा करेगा तो उत्पादन होगा नहीं होगा, डायरेक्ट क्या होगा, वस्तुओं का क्रय होगा, खरीदारी होगा। तो ऐसी स्थिति में मुद्रास्फीति बढ़ेगा कि घटेगा, मुद्रास्फीति बढ़ जाएगा, ठीक ना, क्योंकि खाली यहां पर वस्तुओं के डिमांड हो रहा है, केवल यहां पर मांग हो रहा है, ठीक ना, लेकिन उत्पादन कोई नहीं कर रहा है। तो यहां भी क्या होता है, इससे भी मुद्रास्फीति बढ़ती है, ठीक ना। आगे है रिवर्स रेपो, हम ये लिखे साख आधारित, साख यही जारी होता है, ठीक ना। अब देखिए रिवर्स रेपो, अब क्या होता है, आरबीआई देखा हम बैंकों को बैंक चलाने के लिए बैंक दर पर ऋण दिए, उसके बाद और ज्यादा पड़ा तो रेपो दर पर दिए। लेकिन कंडीशन क्या हो गया, जब हम ऋण देते गए बैंक वाले को, इतना ज्यादा ऋण दे दिया लोगों को कि अर्थव्यवस्था में लोग उत्पादन नहीं करने लगा, अर्थव्यवस्था में पैसा ज्यादा हो गया, खाली खरीदारी करने लगा, महंगाई बढ़ गया, मुद्रास्फीति बढ़ गया। तो ऐसी स्थिति में क्या करेगा आरबीआई, अब क्या बोलेगा, डायरेक्ट पकड़ के पैसा लेगा नहीं, वो बोलेगा कि व्यवसायिक बैंकों को कि हमें भी पैसा, या तो आवश्यकता पड़ जाएगा आरबीआई को, या बोलेगा कि मार्केट से हमको पैसा खींचना है। क्यों, क्योंकि मुद्रास्फीति बढ़ गया है। मुद्रास्फीति कब बढ़ता है, जब मार्केट में रुपया ज्यादा हो जाता है। अब आरबीआई जो होता है किससे खींचेगा, तो व्यवसायिक बैंक किससे ऋण वापस लेगा, जो कर्ज दिया है जिसको, कर्जदाता का घर जाएगा, बोलेगा हम मेरा पैसा बैंक को वापस कीजिए, क्योंकि आप जो पैसा लिए हैं ना, कुछ किए नहीं, खाली सब वेस्ट कर दिए, सब खा पी के आराम करने लगे, ठीक ना। तो आरबीआई क्या बोलेगा, आरबीआई के पास पैसा की कमी हो जाएगा,
या तो मुद्रास्फीति बढ़ जाएगा, तो मार्केट से जो है ना, बाजार से उस पैसा को वापस खींचने के लिए व्यवसायिक बैंकों को बोलेगा मेरा पैसा वापस कीजिए, ठीक ना। अब जब व्यवसायिक बैंक को वापस करने बोलेगा तो व्यवसायिक बैंक आरबीआई की जो पैसा वापस करेगा ना, तो जिस दर पर वापस करेगा उसको क्या बोलते हैं? रिवर्स रेपो दर, ठीक ना। अब रिवर्स रेपो दर जो है ये कितना है? 3.35%। याद रखिएगा अभी कितना है? 3.35%। पहला था बैंक चलाने के लिए दिया आरबीआई व्यवसायी बैंकों को ऋण, जिस दर पर दिया उसे ये दीर्घकालीन होता है। रेपो दर जब आवश्यकता पड़े व्यवसायिक बैंकों को तब आरबीआई से ऋण लेता है तो उसको क्या बोलते हैं? जिस ऋण देता है तो उसको क्या बोलते हैं? रेपो दर। ये टेम्पोररी शॉर्ट पीरियड के लिए होता है, अल्पकालीन होता है। फिर रिवर्स रेपो, जब आरबीआई के पास पैसा कमी हो जाता है या तो अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति बढ़ जाता है तो अर्थव्यवस्था से पैसा वापस लाने के लिए जिस दर पर माने आरबीआई पैसा व्यवसायी बैंकों से वापस लेता है तो उसको क्या बोलते हैं? रिवर्स, यानी रिवर्स कर रहा है, वो वापस कर रहा है, ठीक ना। हाँ, वो देता है तो ज्यादा, वापस लेता है ना। हाँ हाँ, ये आप समझिए पहले, रेपो दर में ये दिए चलाने के लिए ये तो कोई दिक्कत है। रिवर्स नहीं समझ रहे। रिवर्स का मतलब है कि आरबीआई जब भी जो है, आरबीआई के कहना हम गार्जियन है, हम जो नीति बनाएंगे उसके अनुसार चलना पड़ेगा। हम आपसे पैसा लेंगे तो ऋण आपको माने आपको ब्याज कम देंगे। जैसे सरकार बैंकों का बैंक है, ये आरबीआई सरकार का भी बैंक है, सरकार का बैंक है। आपके खाता वहां नहीं रहेगा, किसका खाता रहेगा? सरकार का, बैंकों का खाता रहेगा, ठीक ना। आरबीआई के पास सरकार पैसा रखता है, ठीक ना। आरबीआई के पास सरकार पैसा रखता है तो उसको ऋण माने ब्याज उसको नहीं देता है। लेकिन यदि सरकार आरबीआई से पैसा लेगा तो उसे, जैसे राज्य सरकार सब लेगा ना आरबीआई से, तो उसको ब्याज देना पड़ेगा, ठीक ना। ये नियम है भाई। सरकार का बैंकर के रूप में कौन है? आरबीआई। तो ये नियम है कि रिवर्स रेपो जो है ना, ये बढ़ा भी सकता है, घटा भी सकता है, लेकिन ये हमेशा कम ही रहता है, रेपो से कम ही रहता है, वापस लेना रहता है। कि हम जमा कर रहे हैं ना, आपको खर्चा नहीं कर रहे हैं, हम खाली जमा करके खींचना चाह रहे हैं अर्थव्यवस्था से पैसा, इसलिए क्या रहता है? कम रहता है। कोई दिक्कत? आगे क्या है? सीआरआर या नगद आरक्षी अनुपात। अब देखिए क्या करता है ये जो है ना सीआरआर, कैश रिजर्व माने कैश रिजर्व रेशियो। अब इसमें क्या करता है, जैसे इसमें होता है जितना व्यवसायिक बैंक के पास, व्यवसायिक बैंक मतलब समझ रहे ना, व्यवसायिक बैंक के पास जितना पैसा है, जितना पूंजी है, उसमें से आरबीआई आपको निर्धारित कर देगा बैंकों को कि आपके पास जितना पूंजी है ना, उसमें से आपको इतना मात्रा किसके पास रखना पड़ेगा? आरबीआई के पास जमा रखना पड़ेगा सिक्योरिटी के तौर पे। जैसे रेंट उंट कहीं लेता होता है ना, तो मालिक क्या बोलेगा? 1 महीना का पैसा आपके पास, मेरे पास जमा रखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि कभी भी भाग सकते हैं, ठीक ना। तो इसीलिए कि कभी भी बैंक जो है ना, कभी भी ऐसे बैंक फ्रॉड कोई होता है, रजिस्टर करा लेता पैसा, तो आरबीआई के पास यदि पैसा जमा रहेगा तो उपभोक्ता जो रहेगा, यदि आपका बैंक भाग गया, किसी तरह से डूब गया, तो उपभोक्ता को पैसा दे सकता है सरकार। जैसे अभी मान के चलिए सहारा पैसा जो है सबको जमा ले लिया, लेकिन सहारा क्या किया? डूब ही गया है। अब पैसा कौन वापस कर रहा है? सरकार वापस कर रहा है। जितना भी उसका संपत्ति था, चल अचल संपत्ति, सहारा का सब जमा ले लिया सरकार, अब सरकार लोगों को पैसा दे रहा है, ठीक ना। तो उसी तरह से आरबीआई जो है नियम बना दिया कि जितना पूंजी आपके है उसमें से आपको पैसा एक निश्चित है कि इतना पैसा आपको आरबीआई के पास जमा रखना पड़ेगा, कि कभी भी उपभोक्ता के यदि खतरा हो जाता है तो वहां पर पैसा देगा। तो इसको क्या बोलते हैं? सीआरआर। अभी कितना ये प्रतिशत? 4.5 माने 4.5%। अब ये है एसएलआर, सावधि तरलता अनुपात, ठीक ना। सावधि तरलता अनुपात होता है एसएलआर। ये देखिए, सीआरआर में किसके पास जमा रखना पड़ा?
जो है ना उसका जितना व्यवसायिक बैंक की पूंजी है उसको जितना निर्धारित कर देगा आरबीआई उसे अपने पास रखना पड़ता है। समझे बात के? सीआरआर में आरबीआई के पास रखना पड़ता है और एसएलआर में अपने पास रखना पड़ता है। बैंक जो व्यवसायिक बैंक होता है ना उन लोग के पास अपने पास। तो ये कितना प्रतिशत है अभी? 18%। आप रखिएगा अभी कितना है एसएलआर? 18%। समझ लीजिए। बैंक दर सीधा सीधी है। आरबीआई व्यवसायिक बैंक को बैंक चलाने के लिए जिस दर पर पैसा देता है उसे क्या कहते हैं? बैंक दर। ठीक ना? ये लॉन्ग पीरियड के लिए होता है, दीर्घकालीन होता है कितना अभी? 6.75%। रेपो दर जब व्यवसायिक बैंकों के पास पैसा कम हो जाता है तो आरबीआई उसको जो है व्यवसायिक बैंकों को पैसा देता है जिस दर पर उसको क्या बोलते हैं? रेपो दर। ये अल्पकालीन होता है कितना अभी? 6.50। रिवर्स रेपो जब अर्थव्यवस्था में पैसा हो जाता है या तो आरबीआई के पास पैसा कमी हो जाता है तो व्यवसायिक बैंकों से वापस लेता है। ठीक ना? तो उस किस दर पे लेता है? रिवर्स रेपो दर से वापस कर रहा है। अभी कितना है? ये भी अल्पकालीन होता है, ये दोनों अल्पकालीन होता है। सीआरआर क्या है? जितना व्यवसायिक बैंकों का अपना पूंजी है उसके एक निर्धारित जितना कर देगा आरबीआई उतना मात्रा किसके पास रखना पड़ता है? आरबीआई के पास रखना पड़ता है। एसएलआर जितना व्यवसायिक बैंकों के पूंजी है उसमें से जितना आरबीआई निर्धारित कर देगा किस नीति के तहत? मौद्रिक नीति के तहत उसे अपने पास रखना पड़ता है। अपने ही पास। एसएलआर में अपना पास, सीआरआर में आरबीआई के पास, लेकिन अपना कुल पूंजी का। ठीक ना? तो ये मौद्रिक नीति। अब इससे कैसे मुद्रास्फीति होता है? साख आधारित। अब क्या है? यदि बैंक दर कम कर देगा, यदि आरबीआई बैंक दर कम कर देगा तो व्यवसायिक बैंकों को ज्यादा पैसा मिलेगा कि नहीं मिलेगा? मिलेगा नहीं। व्यवसायिक बैंक को जब मिलेगा तो व्यवसायिक बैंक से कहां आ जाएगा? मार्केट में आ जाएगा। मार्केट में आ जाएगा तो मुद्रा की मात्रा बढ़ेगा कि नहीं? यदि मुद्रा की मात्रा बढ़ गई, वस्तु उत्पादन बढ़ गया तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन वस्तु नहीं बढ़ा, मुद्रा की मात्रा बढ़ गया तो क्या होगा? मुद्रास्फीति बढ़ेगा कि नहीं? दूसरा है कि रेपो दर। रेपो दर में भी यदि इसके कम किए ब्याज दर तो व्यवसायिक बैंक बोलेगा हमको और ज्यादा ली ऋण, क्योंकि बिजनेस करना सबको रहता है। कम दाम पर आपको कहीं पर आपको जैसे अभी ऋण दे रहा है, आसानी से बोल देगा बैंक हम सबको ऋण देंगे, सब दौड़ जाएगा कि नहीं? तो सब जो होता है जैसे दौड़ेगा तुरंत जो होता है क्या हो जाएगा? पैसा मिलेगा, तुरंत मार्केट में आएगा। मार्केट में आएगा, उत्पादन बढ़ा तो ठीक है, नहीं तो यदि खाली पैसा खर्चा कर दिया तो वो क्या होता है? मुद्रास्फीति बढ़ जाता है। माने जिस दर में यदि घटाएगा तो सीधा सीधे जो है अर्थव्यवस्था में पैसा, ब्याज दर घटेगा लोन में, ऋण में, तो तुरंत आज बोलेगा जो साहूकार होता है गांव में बोलेगा कि नहीं हम ब्याज देंगे 50 पैसा, माने 1% पर दे देंगे। जो 10% पर देता था 1% लोग जाएगा ना ज्यादा लेने के लिए कि हमको ऋण दे दो, हमको ब्याज दे दो, तो उस आधार पे जो है क्या होगा? अर्थव्यवस्था में मुद्रा बढ़ जाएगा। जब अर्थव्यवस्था में मुद्रा बढ़ेगा तो क्या होगा? मुद्रास्फीति उत्पन्न हो जाएगी। इसे क्या कहते हैं? साख आधारित मुद्रास्फीति। समझ में आया सबको? कुछ नहीं, बस खाली जो है ना इसको समझना, डायरेक्ट क्वेश्चन देता है बैंक दर क्या होता है, परसेंटेज ज्यादा नहीं देता, परसेंटेज जो है क्योंकि ये चेंज होते रहता है। ठीक ना? अब दूसरा रेपो दर क्या होता है, रिवर्स रेपो, ये सब लिखाएंगे, 2-3 बार आएगा। अभी जो है ना बैंक में पढ़ाएंगे उसमें भी आ जाएगा, यहां तो कोई दिक्कत। आगे आपका है चौथा आपका हो जाएगा लागत आधारित मुद्रा स्फीति। ठीक ना? अब देखिए लागत आधारित, अब इसमें कैसे मुद्रास्फीति बढ़ता है? वस्तु का मान के चलिए पहले एक वस्तु का उत्पादन करने में, एक वस्तु उत्पादन करने में कितना लगता था? 100 रुपया खर्चा। मतलब एक वस्तु का उत्पादन करें कितना लग रहा है? 100 रुपया खर्चा लग रहा है। लेकिन अभी क्या हो गया? एक वस्तु को उत्पादन करने में लागत कितना हो रहा है? 200। ठीक ना?
मतलब एक वस्तु को उत्पादन करने में पहले लागत लगता था 100, अचानक वस्तु के उत्पादन करने कितना लगने लगा। तो क्या जो वस्तु पहले 100 रुपया लगता था 120 में मिल जाता था, लाभ कितना लेता था, 20 रुपया लाभ लेता था। तो कितना मिलता था, टैक्स वगैरह सब मिला के 120। अभी ये 20 रुपये ले रहा है तो कितना मिल जा रहा है, 220। अब बताइए कि लागत में क्या हुआ, लागत बढ़ गया तो वस्तुओं के दाम में वृद्धि हो गया। वस्तु के दाम एक कंडीशन लिखा है कि वस्तु का मांग बढ़ेगा तो वस्तु का आपूर्ति कम होगा तो दाम में वृद्धि होगा, ठीक ना। तो यहां पर लागत बढ़ जा रहा है, लागत वस्तु में बढ़ जा रहा है, जिसके कारण वस्तु का दाम भी बढ़ जा रहा है। वस्तु का दाम अचानक बढ़ना क्या कहलाता है, मुद्रास्फीति, ठीक ना। मतलब लगता था लागत ही ज्यादा नहीं होता, बहुत सारे लोग बोलता है इतना महंगा क्यों कर दिए, तो क्या बोलता है विक्रेता, महंगाई का जमाना है, महंगा होते जा रहा है, हम क्या करें। कंपनी का जो होता है लागत बढ़ रहा है तो क्या करेगा, बढ़ाएगा नहीं बढ़ाएगा, कोई तो नुकसान करके तो नहीं देगा। कोई बिजनेस करता है नुकसान करने के लिए, कोई नहीं करता है। तो लागत जैसे बढ़ जाएगा तो मुद्रास्फीति भी बढ़ जाएगा, दाम बढ़ेगा मुद्रास्फीति बढ़ेगा। आगे क्या है, पांचवा ना, मांग आधारित मुद्रास्फीति, मांग आधारित मुद्रास्फीति। अब देखिए यहां पर सीधा सीधी ये भी है, क्योंकि लोगों के पास पैसा आ जाएगा, पैसा आएगा तो क्या होगा, मांग बढ़ेगा, और मांग बढ़ेगा तो वस्तु का आपूर्ति कम होगा, वस्तु की आपूर्ति कम होगा तो वस्तु का दाम बढ़ेगा, और वस्तु के दाम बढ़ेगा तो मुद्रास्फीति उत्पन्न हो जाएगा, ठीक ना। यानी मांग इतना ज्यादा हो गया लेकिन उसकी आपूर्ति नहीं हो पा रहा है। जब आपूर्ति नहीं हो पा रहा, मांग ज्यादा हो गया तो वस्तु के दाम बढ़ेगा कि नहीं, जब बढ़ेगा तो मुद्रास्फीति उत्पन्न होगा कि नहीं। इसी को बोलते हैं मांग आधारित मुद्रास्फीति। आगे है आंशिक एवं पूर्ण मुद्रास्फीति, आंशिक एवं पूर्ण। एक अर्थशास्त्री जिसका नाम है किन्स, किन्स महोदय कहता है कि पूर्ण रोजगार जब मिल जाएगा तो उसको क्या बोलते हैं, उस समय कौन सा मुद्रास्फीति उत्पन्न होती है, आंशिक। और पूर्ण रोजगार के बाद जब स्थिति उत्पन्न होती है मुद्रास्फीति, उसको क्या बोलते हैं, आंशिक एवं पूर्ण मुद्रास्फीति। अब समझिए यहां पर उदाहरण में बोलता है, पहला क्या बोला, रोजगार मिल जाएगा तो क्या होगा, आंशिक मुद्रास्फीति। लेकिन सभी लोग को रोजगार मिलने के बाद जो मुद्रास्फीति उत्पन्न होगा क्या बोलते हैं उसको, पूर्ण मुद्रास्फीति। अब कैसे सोच समझिए इसमें क्या बोलने का मतलब है। देखिए सबको यदि रोजगार मिल जाएगा, मान के चलिए सबका नौकरी हो गया, सबका नौकरी होने के हो जाएगा, तब तक क्या बोलिएगा, अभी अचानक आपका नौकरी हो, अचानक कुछ कर पाइएगा, नहीं कर पाइएगा। क्या करना है, पहले जब नौकरी होता है तो आदमी कहीं पर जाए, मान के चलिए यहाँ नौकरी हुआ, दे दिया साहेबगंज में, तो सबसे पहले पैसा नहीं था, कुछ कहीं से पैसा से लेके जाइएगा कि चलो वेतन, तो ऐसा नहीं कि नौकरी में ज्वाइन किया आपको 1 महीने 2 महीने 3 महीने के बाद ही पेमेंट मिलता है, ठीक ना। ऐसा कोई नहीं है कि आप ज्वाइन किए उसी दिन आपको पेमेंट दे दिया, महीना 2 महीने 3 महीने के बाद ही मिलेगा। तो इनका कहना है कि यदि सबको नौकरी मिल जाएगा तो जो मुद्रास्फीति, क्योंकि आपका यदि नौकरी लग गया, नौकरी लगने के बाद खुशी में क्या कीजिएगा, पार्टी सार्टी लोगों को दीजिएगा, जो अपना क्लोज किए होंगे, जो नजदीक किए होंगे, सबसे पहले पार्टी सार्टी के लिए पैसा अपने पास भी नहीं लीजिएगा, कहां से लीजिएगा, अपने पास तो है नहीं, क्योंकि स्टूडेंट थे, कमाई नहीं, गार्जियन भी नहीं दे रहे, गार्जियन बोले जो तो तुमको पढ़ाने में खर्चा कर दिया, कहां देंगे, अब तुम दो हमको, अब नौकरी तुम्हारा लग गया, तो क्या करेगा, 2 पार्टी उठी जितना भी देने होने के लिए 2 साल से पैसा लेगा कि नहीं। अब देखिए जब पैसा लिए तो खर्चे किए, वस्तु लिए ना, कि ऐसी की पार्टी किए तो खाली पानी पिला बजा दिए, खिलाइएगा पिलाइएगा, कुछ वस्तु अपना खरीदिएगा, तो खरीदिएगा तो उसमें हल्का सा मुद्रास्फीति होता है, ज्यादा मुद्रास्फीति नहीं होता है। लेकिन अब वो कल्पना कीजिए कि 5 साल नौकरी कर लिए
अब 5 लाख पेमेंट आ गया, 5 साल के मैंने 5 साल बोलते 5 महीना नौकरी किए और 5 लाख रुपया आपके अकाउंट में पैसा आ गया। पहले तो कंजूसी में जिए कि चलो पेमेंट आएगा इधर उधर ले खर्चा किए। पढ़ने समय 5,000 में काम कर चला लेते थे, ठीक है, खुशी में आपका खर्चा 10,000 15,000 बढ़ गया। लेकिन नौकरी होने के बाद क्योंकि 10,000 15,000 बढ़ा तो ज्यादा खर्चा बढ़ा है नहीं बढ़ा है। लेकिन नौकरी 5 महीना कर लिए, 5 लाख रुपया आ गए, तो 5 लाख रुपया क्या कीजिएगा जानते हैं? तुरंत अपने जितना आवश्यकता वाला चीज है ना, चलो पलंग नहीं लिए, फ्रिज नहीं लिए, एसी नहीं लिए, गाड़ी नहीं लिए, सब कीजिएगा कि नहीं? तो क्या होगा, जैसे आपके पास पैसा आएगा मांग बढ़ जाएगा, अचानक मांग बढ़ेगा क्योंकि अचानक पैसा आपके पास आ गया, इसलिए आपके पास अचानक मांग बढ़ेगा कि हमको ये चीज खरीद लेना। अब क्या, अब तो नौकरी होगी, अब तो सरकार मेरे जीवन भर का ठेका ले लिया, अब हमको जितना भी वस्तु है सब वस्तु को खरीदारी कर लेना है, सारा चीज मंगा लीजिएगा। कुछ घटेगा तो अगला पेमेंट आएगा, उस समय भी गाड़ी ले लिए 2 व्हीलर, इसमें अगला बार कार ले लीजिएगा क्योंकि पैसा अब तो आते रहेगा, टेंशन तो नहीं है जीवन में, पत्नी भी मिल जाएगी, बच्चा उच्चा सब हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर कंडीशन इनका कहना है कि नौकरी सभी को मिल जाएगा, तो जो हल्का मुद्रास्फीति होगा, क्योंकि ज्यादा खाली खुशी में हल्का खर्चा बढ़ाए ना, पूरा तो नहीं बढ़ाए। कब पेमेंट बढ़ाए खर्चा पूरा? जब पेमेंट आ तब खर्चा बढ़ता है, ठीक ना? तब उस समय क्यों? क्योंकि वस्तु का हम उस समय खरीदारी करना शुरू कर दिए। तो इनका कहना है कि पूर्ण रोजगार मिल जाएगा तो उसमें क्या होगा, आंशिक मुद्रास्फीति, और पूर्ण रोजगार के बाद जो स्थिति उत्पन्न होगा वो क्या बोलते हैं, पूर्ण रोजगार। मान के चलिए यहीं पर रोजगार के लिए बार बार स्थिति कर रहा है, आपको क्या सरकार को कुछ जाता है रोजगार देने में? कुछ नहीं जाता है, लेकिन क्या होगा, सबका नौकरी दे देगा, सब नौकरी करेगा, सब एक ही में लग जाएगा। तो अर्थव्यवस्था में सब लोग होना चाहिए, अर्थव्यवस्था में जो है ना उत्पादन कार्य भी करना चाहिए, सेवा कार्य भी करना चाहिए, नौकरी करने सबको, नौकरी देगा सबको, पेमेंट कहां से देगा? पेमेंट के भी सब है ना, सब एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। जिस तरह आपका अपना घर चलता है ना, माँ पापा बोलता है कि आपको खर्चा दे रहे, कहां से दे रहे, तो सब एक दूसरे, वो भी सोचता है मेरा पैसा कहां से आ रहा है, कितना। सबको नौकरी देना संभव नहीं है, लेकिन नौकरी उतना जो होता है तो व्यवस्था चलाने के लिए बोलता है कि नौकरी जितना आवश्यकता उतना दिया जा सकता है। सबको नौकरी दे देगा, सब वस्तुओं का जो होता है पैसे वाला हो जाएगा। अभी और नहीं रहता है ना, नौकरी होने के बाद तुरंत कार लेके चलने लगता है, ठीक ना? मेरा दोस्त एक टोटल साइकिल चलता था, जैसे वीडियो बन गया, मतलब उसका रिजल्ट आ गया था, मेरे नहीं आया था फाइनल में, तो उसका जैसे आया तुरंत जाके कार ले लिया। जिसको साइकिल चलाने का ही थी नहीं था, आज भी प्रदर्शन के रूप में उस साइकिल का अपना रख ले है, ठीक ना? तो इस प्रकार के एक होता है कि आदमी को शुरुआत में कष्ट रहता है, लेकिन नौकरी होने के बाद आदमी विलासिता जीवन जीने लगता है, जो चीज अपना आवश्यकता होता है सब चीज। तो यही बोलता है किन्स महोदय कि आंशिक मुद्रास्फीति जो होता है वो पूर्ण रोजगार के समय, लेकिन क्या हो जाता है, पूर्ण मुद्रास्फीति। कितना नंबर हुआ, 6ठा ना? आगे आपका शांतमा। शांतमा आपका है हिनार प्रबंधन मुद्रा स्फीति, ठीक ना? हिनार प्रबंधन मुद्रा स्फीति। अब देखिए इसमें क्या है, ये बार बार क्वेश्चन देता है, ठीक ना? हिनार प्रबंधन क्या है? बजट, बजट क्या होता है? वार्षिक वित्तीय विवरण, आगे भी बताएंगे। आपके बजट क्या है? अपना बजट भी होता है कि हमको कितना बजट है, मतलब कितना मेरा खर्चा, उतना ही ना गार्जियन से मिलता है, मतलब जितना आएगा उतना आप खर्चा कीजिएगा। आमदनी अठनी खर्चा रुपये नहीं करना है कि आ रहा है 50 पैसा और खर्चा 1 रुपया कर दिया, तो ऐसा नहीं करना। बैलेंस में जीना है, समाज में सम्मानजनक रूप से जीना है। तो जितना पैसा आ रहा है ना, जितना कमा रहे हैं, कहा जाता है जितनी चादर है उतना ही अपना पांव फैलाना चाहिए, ज्यादा फैलाइए तो ठंडा लग जाएगा। तो यहाँ पर जो है बजट, बजट जो है ना संतुलित बजट भी होता है, संतुलित बजट, घाटे का बजट, ठीक ना? इस तरह से बनता है, ठीक ना? एक लाभ का बजट होता है, 3 प्रकार के बजट होता है। एक होता है संतुलित बजट, दूसरा
लाभ का बजट, और तीसरा होता है घाटे का बजट। ठीक ना। संतुलित बजट, बजट मतलब समझ गए ना, आय व्यय यानी कितना पैसा आ रहा है कितना खर्चा कर रहे हैं। ठीक ना। तो सरकार भी एक साल में जितना खर्चा करता है तो वार्षिक वित्तीय विवरण होता है 112 अनुच्छेद में प्रावधान, बजट का नहीं, वार्षिक वित्तीय विवरण। ठीक ना। बजट संविधान में कहीं यूज नहीं किया गया। तो संतुलित बजट मतलब आय और बराबर व्यय, मतलब जितना आएगा उतना ही व्यय। ठीक ना। मतलब पैसा मेरा 1 लाख आ रहा है तो खर्चा भी, ठीक ना, इसको क्या बोलते हैं संतुलित। मतलब देखेगा सरकार की एक साल में हमको कितना आने वाला उतना ही हम खर्चा करेंगे। दूसरा क्या है, आय क्या होगा, आय क्या है ये आपका लाभ, आय ज्यादा और खर्च कम, मतलब आय ज्यादा हो जाएगा व्यय तो क्या हो जाएगा मेरा लाभ। मतलब हम कमा 1 लाख आ रहा है लेकिन हम खर्चा 80,000 कर, 20,000 का फायदा हुआ ना, तो इसको क्या बोलते हैं लाभ का बजट। तीसरा है घाटे का, इसमें क्या है, आय कम है व्यय, आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया वाला। ठीक ना। तो इसको क्या बोलते हैं घाटे का बजट। ठीक ना। बजट तो बनाना चाहिए संतुलित बजट। ठीक ना। संतुलित बजट बनाना चाहिए, बहुत लोग देश में बनाता है, बहुत जो है लाभ का बजट बनाता है, लेकिन भारत कैसा बनाता है घाटे का बजट। घाटे का बजट बनाता है। यहाँ पर घाटे का बजट इसलिए बनाता है कि लोगों के अधिक से पैसा लोगों के पास जाए, अधिक से अधिक कल्याणकारी काम हो, विकास कार्य हो। जो पैसा घटता है उसको दूसरे देश से मंगा लेता है कर्ज के रूप में, या तो आरबीआई छाप के देता है, नोट छाप के देता है। ठीक ना। तो हीनार्थ प्रबंधन से कैसे मुद्रास्फीति उत्पन्न होता है, यहां पर क्या करता है भारत, कैसी बजट बनाता है, हमेशा देखिएगा राजकोषीय घाटा इतना है। ठीक ना। तो वो सब देखिएगा। तो यहां पर घाटे का बजट बनाता है, तो घाटा में क्या हो रहा है, आय कम है व्यय ज्यादा। ठीक ना। अब जब व्यय ज्यादा आय कम है, कितना आय है 80,000 है और खर्च 1 लाख है। अब यहां पर कितना अंतर है, 20,000 का अंतर है ना, 20,000। अब 20,000 का पूर्ति कहां से करेगा, सरकार को आरबीआई नोट छाप के देगा। ठीक ना। नोट छाप के देगा। पैसा हमको क्या बनाना चाहिए संतुलित बजट, लेकिन हम बना क्या दिए घाटे का बजट। घाटे का बजट किया यानी अर्थव्यवस्था में जितना पैसा का 20,000 बढ़ा दिए, बढ़ाए कि नहीं, अर्थव्यवस्था में 20,000 हम बढ़ा दिए। अब जब 20,000 मत सोचिए, करोड़ों लाखों में जाता है, 20 लाख करोड़ 10 इस तरह जाता है। ठीक ना। अब इतना पैसा जब अर्थव्यवस्था में बढ़ा दिए, किसके माध्यम से, आरबीआई दिए नोट छाप के। अब जब अर्थव्यवस्था में नोट मुद्रा ज्यादा हो गया, वस्तु कम हो गया, तो मुद्रास्फीति बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, नोट ज्यादा हो गया, वस्तु तो महंगाई बढ़ेगा। तो ये जो मुद्रास्फीति उत्पन्न होता है उसको क्या कहते हैं हीनार्थ प्रबंधन। कोई दिक्कत नहीं ना। आगे लास्ट 8वां नंबर, मूल्यन आधारित मुद्रास्फीति। अब बताइए, कौन बताइएगा मूल्यन क्या होता है, बताएं कि नहीं बताएं, है कोई बताने वाला, आओ खाली अवमूल्यन, क्या अवमूल्यन क्या होता है, आओ मत करो, अवमूल्यन पूरा बोलो। आप लोग तो नहीं थे, इन लोग थे। अवमूल्यन अभी भारत में कितना बार किया गया है, 3 बार। कब किया गया है, 1949, 1966, 1991। ठीक ना। कितना प्रतिशत, 30.5%, 36.5%, ये 3 बार किया गया। एक बार 9.5%, एक बार 18% और एक बार 2%। ठीक ना। 3 बार किया गया मुद्रा, मैंने मुद्रा का अवमूल्यन। अब देखिए अवमूल्यन आप लोग हम समझ गए कितना दिमाग में है। ठीक है। इतना बढ़िया तोड़ के बताते हैं, लगता है सरल कि नहीं, टफ लगता है कुछ, एकदम आसानी से जो
सारे उदाहरण देखे ताकि आप समझिए बढ़िया। अवमूल्यन हम बताए थे, अवमूल्यन सरकार के द्वारा जानबूझकर अपने देश के मुद्रा को दूसरे देश की मुद्रा के तुलना में घटा देता है। मूल्य का मूल्य जो है मुद्रा का मूल्य घटा देता है, बताए थे कि नहीं? सरकार अपने देश की मुद्रा को के मूल्य को दूसरे देश की मुद्रा के मूल्य के तुलना में जानबूझ के घटा देता है, उसी को क्या बोलते हैं? अवमूल्यन। बताए थे। अब ये चीज बताइए कि अवमूल्यन जो होता है क्यों किया जाता है, कारण भी बताए थे। उत्पादन को बढ़ाने के लिए, ठीक ना, उत्पादन को बढ़ाने के लिए। क्योंकि उत्पादन बढ़ेगा तो हम दूसरे देश को निर्यात करेंगे, दूसरे देश को हम भेजेंगे, बोले थे ना। अब देखिए अवमूल्यन भी किया, अर्थव्यवस्था में उत्पादन भी बढ़ा, लेकिन जो भी उत्पादन बढ़ा सारे उत्पादन को हम निर्यात के लिए बढ़ाए थे, उत्पादन बढ़ाए थे। अब जो हम अपना देश में देखे नहीं कि हम जो वस्तु उत्पादन किए, मेरे देश में आवश्यकता कितना वस्तु का है, हम उसको बचा के नहीं रखे, सब हम क्या कर दिए? निर्यात कर दिए, भेज दिए। किसान क्या करता है? जितना भी उत्पादन करता है सब्जी वगैरह, अपने खराब सब्जी खाएगा और बाजार में अच्छा सब्जी लाता है। किसान जो है ना, जो खराब सब्जी होता है वही ज्यादा खाता है, ठीक ना, अधिकांश वो मार्केट में भेज देता है। कभी कभी ऐसा होता है कि खेत से बारिश से सीधे बाजार में, अपना घर में ये नहीं देखा कि मेरा घर में सब्जी है कि नहीं है, हम जाएंगे तो क्या खाएंगे, होता है कि नहीं? आधी नहीं रहा सब, बाद में बोलेगा मेरे घर में तो सब्जी ही नहीं, हम तो पूरा मार्केट को खिला दिए, सब तो हम बेच दिए मार्केट में, होता है कि नहीं? तो ऐसी स्थिति में जाके किसको मांगेगा? दूसरे जगह अपना, या तो वो खरीद के खाएगा, खाएगा कि नहीं? अब देखिए यहाँ पर अवमूल्यन भी किया, उत्पादन भी बढ़ा, लेकिन अपने अर्थव्यवस्था में ना रख के उसको हम सारा भेज दिए। अब जब हम सारा निर्यात कर दिए पैसा के लोभ में, अब बताइए कि मेरा देश में आवश्यकता था लेकिन हम तो रखे नहीं। अब वस्तु का कम हुआ कि नहीं? वस्तु का कमी हो गया। ये कंडीशन लिखाए हैं मुद्रास्फीति में कि मुद्रा का मात्रा बढ़ेगा, वस्तु का मांग बढ़ेगा, वस्तु की आपूर्ति कम हो जाएगा, ठीक ना। यहां भी तो वही हुआ, अवमूल्यन, उत्पादन भी बढ़ा लेकिन सारा हम निर्यात कर दिए। अपना देश के मांग को हम ध्यान नहीं रखे, हम यहां नहीं रखे, तो यहां भी वस्तु कम हो गया। और वस्तु जब कम हो जाएगा तो मुद्रास्फीति बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? इसी को बोलते हैं मुद्रा के अवमूल्यन। कोई दिक्कत? ये आपका कोई भी यदि टॉपिक में आपको दिक्कत हुआ होगा तो बोल लीजिए एक बार, अभी 5 मिनट बता सकते हैं। दिक्कत है कि नहीं का? सब मुद्रा अवमूल्यन, ये सब मुद्रास्फीति समझ गए ना? टोटल आपका जो था यहाँ पर वस्तु आधारित हो गया, चलन आधारित हो गया, साख आधारित हो गया, लागत आधारित हो गया, उसके बाद आपका इधर हो गया मांग आधारित हो गया, आंशिक एवं पूर्व मुद्रास्फीति हो गया, हिनार्थ प्रबंधन मुद्रास्फीति हो गया, अवमूल्यन आधारित मुद्रास्फीति हो गया। किन्हीं को कोई दिक्कत किसी में? हिनार्थ वाला सीधा सीधी कहना है कि भारत घाटे का बजट बनाता है, ठीक ना। बजट घाटा को पूरा करने के, जैसे बजट घाटा मतलब क्या होता है? आय कम है और व्यय ज्यादा है। तुम आय मेरे पास कम है और खर्चा, देखिए आपको जब यहाँ पर रह रहे हैं, आपके पास पैसा घर से 5,000 आ रहा है, खर्चा 10,000 कर रहे हैं, तो 10,000 खर्चा कर रहे हैं तो 5,000 कहीं से किसी से ले रहे कि नहीं ले रहे? ले रहे हैं ना। तो उसी तरह की जब बजट में हमको 1 लाख करोड़ है और हमको खर्चा 1,20,000 करोड़ है, तो 20 करोड़ हमको जो घट रहा है कौन दे रहा है? आरबीआई नोट छाप के। अब जब 20,000 करोड़ ज्यादा अर्थव्यवस्था में आ रहा है तो मुद्रा की मात्रा बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? जैसे आपको पास 10,000 5,000 घर से मिला, 5,000 किसी से ले लिए, तो आपके पास मुद्रा बढ़ा कि नहीं बढ़ा? तो आप बढ़ाए क्यों? क्योंकि आप खर्चा ज्यादा करना चाहते हैं, ठीक ना, खरीदारी ज्यादा करना चाहते हैं। तो इसी को बोलते हैं हिनार्थ प्रबंधन मुद्रास्फीति। यानी आरबीआई नोट छाप के जो देता है उसी को बोलते हैं भरपाई के लिए हिनार्थ प्रबंधन मुद्रास्फीति। कोई दिक्कत? अगला बार दिक्कत होगा जब पूछेंगे ना, अगला इसको अगला बताएंगे नहीं, डायरेक्ट लिखाएंगे, ठीक ना। अभी एक मैंने क्या दिक्कत है कोई? अब अगला जो होता है क्लास में आप लोग को उस दिन ये नहीं बोलिएगा सर फिर से बताइए, बता भी देंगे लेकिन
टाइम फिर से जाएगा, ठीक ना है? क्या चीज को लिखना है? फोटो खींचेगी।